सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं रिकर्शन। और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट एंड इन्वोक मेथड्स और फंक्शंस इन पाइथन। Inside the function bodies, we can include function calls of other functions. But have you ever thought, could a method invoke or call itself? तो अभी तक हम लोग देखे कि पाइथन में हम लोग फंक्शन को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे कॉल करते हैं। एक फंक्शन बॉडी के अंदर में हम लोग दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और कभी सोचा है कि एक फंक्शन के अंदर में उसी फंक्शन को कॉल करना। आगे देखते हैं। सेल्फ इन्वोकेशन मे एट फर्स्ट साउंड यूजलेस और इलीगल। Isn't this defining something in terms of itself? What is called a circular definition, but self-invocation is legal and it's actually quite useful. In fact, it's so useful that it gets its own special name, recursion. तो सेल्फ इन्वोकेशन यानी कि खुद से खुद को बुलाना यूजलेस और इलीगल लगता है, पर ऐसा है नहीं। सेल्फ इन्वोकेशन लीगल है और ये एक सर्कुलर डेफिनेशन के टाइप का हो जाता है, यानी कि खुद ही को बार बार कॉल करना। और बाय द वे इसका एक खुद का स्पेशल नेम भी होता है, रिकर्शन, और उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इन मैनी ऑफ योर प्रोग्राम्स you must have written some functions that call or invoke other functions. Example, आप एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन कॉल किए होगे। ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन डेफिनेशन है फंक्शन ए का और इसके अंदर में फंक्शन बी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। नाउ इफ यू राइट अ फंक्शन डेफिनेशन दैट कॉल्स इटसेल्फ, देन दिस फंक्शन वुड बी नोन एज अ रिकर्सिव फंक्शन। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर में इसी को कॉल करते हो तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। दैट इज अ फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ द फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूड्स अ कॉल टू इटसेल्फ। एग्जांपल, फंक्शन ए के डेफिनेशन में फंक्शन ए को ही कॉल किया जा रहा है तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। और अगर और भी दूसरे रिकर्सिव फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रिकर फंक्शन बना है जिसमें ये खुद ही को कॉल कर रहा है। ठीक है, रिकर्शन कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। दिस अबव एग्जाम्पल वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम विद इन इट्स बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिकर्शन। However, if a function calls another function which calls its caller function from within its body, it is known as indirect recursion. तो ये जो रिकर्शन है ये डायरेक्ट रिकर्शन था और इनडायरेक्ट रिकर्शन भी हो सकता है। जैसे कि ये फंक्शन मान के चलते हैं ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और बाद में ये अपने कॉलर फंक्शन को यानी कि इसी को फिर से कॉल कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक इनडायरेक्ट रिकर्शन। जैसे यहाँ पे बताया है कि ए फंक्शन के अंदर में बी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और बी फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रिकर्शन है, इसको इनडायरेक्ट रिकर्शन बोलते हैं। So you can say that recursion can be direct recursion if a function calls itself directly from its function body. ठीक है, और indirect recursion if a function calls another function which calls its caller function. ठीक, following figure illustrates it. अब ये एक फंक्शन है और ये खुद ही को ऐसे लूप में कॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। और एक फंक्शन 1 है, एक फंक्शन 2 है। फंक्शन 1 जो है फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है और फंक्शन 2 फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट रिकर्शन है और ये वाला डायरेक्ट रिकर्शन है। ये फंक्शन 1 है, फिर फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है, फिर फंक्शन 3 फंक्शन 4, और ऐसे करते करते बहुत सारे फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में फंक्शन n वाला जो है वो वापस से फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और ये भी एक इनडायरेक्ट रिकर्शन है। जैसे कि यहाँ पे दिया है
ए फंक्शन बी फंक्शन को कॉल कर रहा है, बी फंक्शन सी फंक्शन को कॉल कर रहा है, सी फंक्शन डी फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर डी फंक्शन वापस से ए फंक्शन को कॉल कर रहा है. The above shown sample code is an example of indirect recursion. In mathematics also, you have seen recursive problems. Example, sum of n natural numbers can be written as. तो मैथ्स में भी हम लोग रिकर्सिव प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n प्लस सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स. तो फिर ये जो सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स है वो n माइनस 1 प्लस सम ऑफ n माइनस 2 नेचुरल नंबर्स होगा, और सम ऑफ n माइनस 2 नेचुरल नंबर्स का होगा n माइनस 2 प्लस सम ऑफ n माइनस 3 नेचुरल नंबर्स, और ऐसे करते करते बहुत लंबी चेन हो जाएगी. This section is going to discuss recursion and recursive functions. We shall be learning how to write recursive functions and implement recursion. But before we proceed, carefully go through the following code and figure out its output. तो ये वाला पार्ट जो है सिर्फ रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शंस के लिए है, और इसके बाद में रिकर्सिव फंक्शंस को कैसे लिखते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे. पर सबसे पहले ये कुछ कोड फ्रैगमेंट्स को देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है फंक्शन 1 और एक फंक्शन 2 है. फंक्शन 1 के अंदर लिखा है प्रिंट हेलो फंक 2, और उसके बाद में फंक 2 को कॉल कर रहा है, और फिर प्रिंट फंक्शन 2 के डेफिनेशन में प्रिंट यस फंक्शन 1, और उसके बाद फंक 1 को कॉल कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, जब फंक्शन 1 चलेगा तो फंक्शन 2 कॉल होगा, फिर फंक्शन 2 जब चलेगा तो फंक्शन 1 कॉल करेगा, फिर ऐसे करते 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 एक बहुत एंडलेस लूप हो जाएगा, और उसके बाद में ये स्टॉप नहीं होगा. ठीक है, वही यहाँ पे दिया है. The above functions, function 1 and function 2 will keep on calling one another infinitely and entire memory will be used up, no stop. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शन 1 और फंक्शन 2 है वो एक दूसरे को इनफाइनाइटली कॉल करते रहेंगे, और हमारा पूरा मेमोरी जो है कंप्यूटर का वो यूज़ हो जाएगा, और कहीं पे ये स्टॉप नहीं होगा. तो पाइथन जो है वो एक रन टाइम एरर हम लोग को शो करेगा मैक्सिमम. तो पाइथन जो है वो हम लोग को एक रन टाइम एरर शो करेगा मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड, यानी कि आप उसको कहीं पे रोक ही नहीं रहे हो. ये रिकर्शन इतना चल रहा है कि ये कहीं पे रुक ही नहीं रहा है. The problem with above code is that it is a recursive program, but recursion code is not sensible. You must write a sensible recursive code that has clearly defined where to stop. ठीक है, तो ये कोड में दिक्कत ये है कि ये रिकर्सिव प्रोग्राम है, पर इसका जो कोड है वो सेंसिबल नहीं है, यानी कि ये बता नहीं रहा है कि मेरे को कहाँ रुकना है. ठीक है, right or sensible recursive code is the one that fulfills following requirements. It must have a case whose result is known or computed without any recursive calling, the base case. The base case must be reachable for some argument or parameter. तो sensible recursive code के लिए दो requirements है, उसमें से एक है कि उसके पास में एक ऐसा केस होना चाहिए जिसका रिजल्ट पहले से पता हो, या उसका जो रिजल्ट है उसको कंप्यूट कर सकते हैं विदाउट रिकर्सिव कॉलिंग, यानी कि उसको बिना कॉल किए वो जो रिजल्ट है वो हम लोग को मिल जाए, और इसको बोलते हैं बेस केस. और जो बेस केस है वो रीचेबल होना चाहिए किसी एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को. इट ऑल्सो हैव रिकर्सिव केस where by function calls itself later section, यानी कि ये जो है खुद ही को कॉल करते जाए. To understand the above points, let us consider an example program first and see how it works. Write a recursive function that computes the sum of numbers 1 to n, get the value of last number n from user. ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेके n तक के हम लोग को सम देना है, और जो लास्ट वाला नंबर है उसका जो वैल्यू है वो आपको यूज़र से इनपुट कराना है. तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम कंप्यूट है, और इसमें हम लोग एक पैरामीटर दे रहे हैं नम. तो इफ
num इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1, यानी कि 1 आएगा तो आपको 1 ही दे देना है वापस से। अगर 1 नहीं है तो रिटर्न करो num प्लस कंप्यूट n माइनस 1। तो ये जो हम लोग शुरू यहाँ पे एक था ना कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट इक्वल्स टू 4 दे के रखा है और एक एस सम नाम का वेरिएबल है जिसमें हम लोग कंप्यूट की वैल्यू को ला रहे हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट को हम लोग पास कर रहे हैं। फिर ये जो है प्रिंट कर देगा कि सम ऑफ द सीरीज 1 से लेके लास्ट के ये है करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे नम की वैल्यू 4 होगी तो 4 प्लस कंप्यूट करेगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 को, तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, 3 आएगा यहाँ पे। फिर 3 प्लस कंप्यूट करेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो फिर ये 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर ऐसे करके करते करते फिर जब बेस केस पहुँच जाएगा तो वहाँ से रिटर्न होते जाएगा वैल्यू और फिर लास्ट में हम लोग को मिल जाएगा इसका सम, ठीक है। और ये आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा कि सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to 4 is 10. Let us now understand how it works. Lines 3 to 7 of program 6.1 define a function compute, which is a recursive function as it calls itself on line 7. Program starts at the main part and line 9 and then calls compute with variable last that has a value 4, that is compute 4 is invoked at line 11 initially. With function call compute 4 at line 11, control shifts to line 3 where the code of compute begins. Parameter num takes value 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो मेन सेगमेंट से स्टार्ट होगा यानी कि लाइन 9 से, और फिर वो कंप्यूट फंक्शन को कॉल करेगा और जिसमें वैल्यू जाएगी 4। और जब कंप्यूट फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लाइन 3 को, ठीक है। और उसके बाद में पैरामीटर नम में वैल्यू आएगी 4 एट लाइन 4। कंडीशन नम इक्वल्स टू 1 इज फॉल्स, सो कंट्रोल शिफ्ट्स टू एल्स पार्ट 6 and 7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नम इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए कंट्रोल जो है वो 6 और 7 में चल देगा। और उसके बाद में लाइन 7 कैलकुलेट्स रिटर्न वैल्यू एज नम प्लस कंप्यूट नम माइनस 1, दैट इज 4 इक्वल्स टू कंप्यूटर लिखा है कंप्यूट 4 माइनस 1, दैट इज 4 प्लस कंप्यूट 3। यहाँ पे ये इक्वल्स टू की जगह प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 3 जो है वो नम इक्वल्स टू 1 नहीं है, इसलिए ये फिर से 6 और 7 में चल देगा। और उसके बाद भी ये आ जाएगा 3 प्लस कंप्यूट 2, ठीक है। फिर जब ये कंप्यूट 2 आएगा तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसलिए हमारा जो आगे जो रिटर्न होगा वो ये होगा 2 प्लस कंप्यूट 1। और उसके बाद में अब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, इसलिए 1 रिटर्न हो जाएगा वापस से। तो यहाँ पे फिर 2 प्लस 1 यानी कि 3 रिटर्न होगा, 2 प्लस कंप्यूट 1 का वैल्यू आएगा 3, और उसके बाद में फिर ये वापस आएगा तो 3 प्लस कंप्यूट 2 होएगा, 3 प्लस 3 6, और उसके बाद कंप्यूट 3 में 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम लोग को एस सम की वैल्यू मिल जाएगी 10, और ये हम लोग को देता है सम ऑफ द सीरीज 1 to 4, और ये प्रिंट होके हम लोग को 10 दे देता है। What this program manages to do is to display the value of 4 plus 3 plus 2 plus 1, that is, it displays the sum of the numbers from 4 down to 1. More generally, what this compute method does is to return the sum of all the integers between 1 and its parameter n. तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि 4 plus 3 plus 2 plus 1 ऐसे करके ऐड करके हम लोग को दे देता है, यानी कि ये क्या करता है 4 से नीचे जाते हुए 1 तक के सम करके हम लोग को देता है। और
और जनरली बोले तो ये जाता है, ये सम देता है 1 से लेके पैरामीटर n तक का वैल्यू। आशा करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें बात करेंगे हाउ रिकर्शन वर्क्स। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय।